हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंकरेशन। आज की वीडियो में हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। जिसे थॉमस ग्रे ने लिखा है। थॉमस ग्रे जो है, इनका बर्थ है 1716 में हुआ था। इनकी जो डेथ है 30 जुलाई 1771 में हुई थी। हम देखें थॉमस ग्रे के बारे में, तो थॉमस ग्रे एक इंग्लिश पोइट हैं, लेटर राइटर भी थे, क्लासिकल स्कॉलर हैं और प्रोफेसर भी थे। ये जो पोएम है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड 1751 में पब्लिश हुई थी। इसके पोएम की हर क्वार्टरन की जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी। इसकी जो थीम है वो है द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। एंड दूसरी थीम हम देख सकते हैं रिच वर्सेस पुअर, क्योंकि इसके अंदर मेनली रिच और पुअर की बात होगी कि कैसे रिच की ग्रेव इतनी जो है डेकोरेटेड है और दूसरी तरफ पुअर की ग्रेव जो वेल सेटल्ड भी नहीं है। तो इसकी थीम ये है। दूसरी हम थीम देख सकते हैं द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि डेथ कभी भी आ सकती है। और हम देखते हैं आगे कि इस पोएम में क्या है। मेनली इस पोएम में बात की जाएगी डेथ और ग्रेवयार्ड की। डेथ हो गई है, बाद में जब उनको दफनाते हैं ग्रेवयार्ड में, उसकी बात होगी कैसे रिच और पुअर जो पीपल हैं उनकी जो ग्रेव है वो बिल्कुल ही अलग है। रिच पीपल की जो ग्रेव है बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, बहुत एक्सपेंसिव स्टोन्स उस पर लगे हैं, बहुत सारी लाइंस लिखी गई हैं उनकी मैजेस्टी में। दूसरी तरफ हम देखें पुअर लोगों की जो ग्रेव है उसके अंदर इतना अच्छा स्टोन भी नहीं है, ना ही इतनी अच्छी लाइंस लिखी गई है उनकी लाइफ जर्नी पे। और आगे पोइट ये बताते हैं कि अगर उन पुअर पीपल को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती अपना टैलेंट दिखाने की तो वो भी जो है बहुत फेमस हो सकते थे। जैसे रिच पीपल अभी जो हैं उन्होंने इतना नाम कमाया, वैसे वो भी कमाते, लोग उन्हें याद करते उनकी डेथ के बाद भी। पर ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए जो है किसी को भी याद नहीं है कि कौन जो पुअर पीपल है कौन मर गया। रिच पीपल को हमेशा याद रखते हैं, वो मर भी जाते हैं उसके बाद भी। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि रिच एंड पुअर बोथ आर टोटली डिफरेंट। हाँ, देखते हैं पोएम के टेक्स्ट के हिसाब से इनकी जो समरी है वो देखते हैं हम। तो पूरी पोएम की समरी हम देखेंगे अब। In the poem Elegy written in a country churchyard, poet Thomas Gray tells us that poet Thomas Gray हमें क्या बताना चाहते हैं कि it was a time of evening and the curfew bells ring which was the sign of parting day। पोइट बैठे हैं चर्चयार्ड में, इवनिंग का टाइम है और उस समय जो कर्फ्यू बेल्स है, घंटियां बज रही हैं, मतलब जो गाय हैं जो भी वो लेके जाते हैं चरने के लिए, जो भी वो साथ में लेके जाते हैं, जो हर्ड्स होते हैं, वो जब वो आ रहे हैं तो उनकी गले में जो घंटी होती है वो बज रही है, जो एक साइन है कि पार्टिंग डे है। सब अपने अपने घर पे जा रहे हैं, मतलब शाम होने वाली है और सब अपने घर जा रहे हैं। ऑल द फार्मर्स आर गोइंग टू होम with their herds, they are very tired, so here the poet calls the way weary। यहाँ पे जो पोएम में एक लाइन्स आती है कि वे को वो weary बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि जो फार्मर्स है वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और वो जो है रास्ता उनके लिए जो है बहुत भारी हो गया, मतलब वो इतने थक चुके हैं। देन द पोइट सेज दैट ऑल आर गोइंग होम एंड लिविंग द डार्कनेस टू द वर्ल्ड एंड द पोइट। पोइट ये बताते हैं कि सब घर, पोइट तो कहाँ बैठे, पोइट तो चर्च यार्ड में बैठे हैं, वहाँ पे जो ग्रेव्स है उनके पास में वो देख रहे हैं उनको, चर्च में है वो अभी, तो पोइट तो वहीं बैठे हैं। तो वो जो डार्कनेस है वो जो है वर्ल्ड के लिए छोड़ रहे हैं और पोइट के लिए भी, पोइट घर नहीं जा रहा है, वो वहीं बैठा है। Now the glimmering landscape is also fading and the air becomes serious and solemn। अब उस समय घंटियाँ बजी थी, इसका मतलब ये था कि शाम होने वाली है, अब घर पे जाओ, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अब जो है अंधेरा हो चुका है, जो लैंडस्केप है वो भी फेड हो रहा है, मतलब उसका, और एयर जो है वो बहुत सीरियस और सोलेमन हो रही है। देयर इज़ नो नॉइज, ओनली द नॉइज ऑफ सम बीटल्स, चर्च बेल्स एंड वॉइस ऑफ एन ओल इज़ कमिंग। वहाँ पे सिर्फ जो है कुछ बीटल्स, कुछ इंसेक्ट्स जो और कुछ कीट पतंगे जो भी हैं उनकी आवाज़ें आ रही है। चर्च की जो बेल्स हैं, मंदिर में जैसे घंटियाँ बजती है वैसे चर्च में जो बेल्स बज रही है उसकी आवाज़ आ रही है, एक उल्लू की आवाज़ आ रही है। द ऑल इज़ कंप्लेनिंग टू द मून बिकॉज मून इज़ वेरी नियर टू हिज सीक्रेट होम एंड डिस्ट्रॉइंग हिज सोलेटरी। अब वो जो मून, जो ऑल है वो मून से कंप्लेन कर रहा है क्योंकि वो जो है उसके ऑल का जो घर है उसके बहुत नज़दीक है,
जो मून है और जो उसका जो सीक्रेट पैलेस है वो जो सोलेटरी है वहाँ पे जो वो अकेला रहता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि मून उसे देख रहा है, मतलब वो वैसे सोलेटरी नहीं रहा, इसलिए वो उससे कंप्लेन कर रहा है कि तुम यहाँ मेरे घर पे नहीं आओ. अंडर दोज रग्ड ट्रीज देयर वॉज मॉन्डरिंग हीप. हियर द पोइट इज टेलिंग दैट all the dead bodies are laying in the grave. सो पोइट बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रग्ड ट्रीज हैं उसके नीचे जो ये ग्रेव्स हैं, इसके अंदर जो डेड बॉडीज हैं वो है लाई कर रही हैं. द रूल फॉर फादर ऑफ दिस विलेज आर लेइंग इन इट. जो इस विलेज के जो लोग हैं, कुछ पूर्वज थे इनके, वो इन ग्रेव्स में जो है अभी हैं नीचे, जो है उनको दफनाया गया था. सो वो बता रहे हैं इसके नीचे जो है यहाँ पे इतनी सारी ग्रेव्स हैं. Now the poet tells us that in the morning birds are twittering from their straw-built home, and cock's shrill carillon which was echoing, and all people are going to their work, but the person who are laying in the graveyard will not wake up now, and now nobody came to wake up them. और जो पोइट है वो बता रहे हैं कि मॉर्निंग हो गई है, बर्ड्स जो है वो ट्वीटर कर रही है, मतलब आवाज़ें निकाल रही हैं, चहचहा रही हैं अपने जो तिनकों से बना जो घर है उसमें. और उस बाद में जो एक कॉक जो मुर्गा या होता है उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो श्रिल क्रेरियन है वो इतनी एको हो रही है, और पीपल जो है अपने अपने काम पे जा रहे हैं. पर जो लोग इस ग्रेव में जिनको दफनाया गया, जो मर चुके हैं, वो ना तो अब किसी काम पे जाएंगे, ना ही उन्हें कोई उठाने आएगा, ना ही उन्हें कोई बुलाने आएगा. For them now no fireplace will burn, and now no housewife will wait for their husband for food, and now no children will run to kiss their father at the end of the day. वो बता रही हैं कि अब जो है उनके लिए कोई फायर प्लेस जो है बर्न नहीं होगा, ना ही उनकी कोई वाइफ्स है जो उनका वेट करेंगे कि वो जो है काम करके आएंगे, ना ही चिल्ड्रंस जो है उनका वेट करेंगे, क्योंकि अब वो मर चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं, इसलिए ना तो अब कोई उन्हें बुलाने आएगा, ना ही उनका कोई वेट कर रहा होगा. बट नाउ दे आर डेड. When they are alive, they harvest crop with their sickle yield and happily drive their herds, and when they cut trees for field, it looks like tree bow in front of the farmer. अब जो है उठा रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो मर चुके हैं, पर जब वो ज़िंदा थे तो वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते थे, पेड़ों की लकड़ियाँ काटते थे, एनिमल्स को जो है चराने ले जाते थे. Now the poet says that let not make joke of their ambition, of their hard work. These joys and works are their happy biography of poor. पोइट कह रहे हैं कि हमें जो है अब इनके जो एम्बिशंस है, इनके जो वर्क्स हैं, उनका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यही उनकी जो जॉय है, उनकी हैप्पी बायोग्राफी है पुअर्स की. Now the poet tells us that rich people do pomp and show and their money power. जो रिच पीपल है वो अपने मनी और पावर का बहुत पॉम्प एंड शो करते हैं, बहुत शो करते हैं, और इतना पैसा है. नाउ इन प्रेजेंट देयर ग्रेव इज इन द चर्च यार्ड डेकोरेटेड विद एक्सपेंसिव स्टोन एंड सम लाइन्स ऑन हिज मैजेस्टी. वो बता रहे रिच पीपल के अब जो मर चुके हैं उनकी जो ग्रेव है वो इस चर्च यार्ड में है, उसके ऊपर बहुत एक्सपेंसिव स्टोन लगाया गया है और कुछ लाइन्स लिखी गई है उसकी जो है मैजेस्टी के ऊपर. आगे हम देखें तो पोइट ये बता रहे हैं, बट हियर द पोइट वांट्स टू टेल अस दैट द एंड ऑफ लाइफ इज डेथ, एंड दिस रूल अप्लाइज ऑन एवरी मैन इफ ही इज रिच और पुअर, डेथ कम्स टू ऑल. अब पोइट बता रहे हैं कि ये डेथ जो है सबकी लाइफ का लास्ट जो ट्रुथ है, लास्ट एंड है, सबका आना, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, डेथ सबको आती है. Now the poet says to the rich man that don't blame poor people for not having any tomb decorated with expensive stone or no hallway, or they don't have mourners for them. अब जो है पोइट रिच पीपल को बोल रहा है कि तुम पुअर्स को ब्लेम मत करो कि वो उन्होंने कुछ किया नहीं, उनकी ग्रेव्स इतनी डेकोरेटेड नहीं है, इतने एक्सपेंसिव स्टोन नहीं है उनके नाम पे, ना ही कोई हॉलवे बना हुआ है.
और ना ही उनके पीछे कोई रोने वाले हैं इतने, ना ही उन्हें कोई इतना याद करने वाला है, तो तुम उन्हें ब्लेम मत करो। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली इसलिए वो जो है ऐसे ही रह गए। नाउ द पोइट आस्क्ड दैट द एक्सपेंसिव स्टोन्स, टूम और स्टैचू of dead person cannot bring back the dead or gone person। और बता रहे हैं पोइट, पूछ रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव स्टोन, ये टूम, ये स्टैचू क्या उन डेड पर्सन को वापस ला सकती है? तो वो बता रहे हैं कि इनसे कोई भी जो डेड पर्सन है वो वापस नहीं आएगा। दिस मेंशन कैन नॉट ब्रिंग बैक द ब्रीथ ऑफ गॉन मैन। ये जो मेंशंस है ये जो मरे हुए व्यक्ति की जो सांसें हैं उन्हें वापस नहीं ला सकते। दिस स्पीच कैन नॉट ब्रिंग हिम बैक। और जो ये स्पीच दिए जा रहे हैं उनके ऊपर, इन स्पीच से भी वो वापस नहीं आने वाले हैं। इन शॉर्ट पोइट यहाँ यही कह रहे हैं कि स्टैचू, टूम, स्पीच जो भी हैं और इनसे जो है, और जो मेंशन है इनसे जो मरे हुए व्यक्ति वापस नहीं आएंगे। वो रिच को भी ये बोलते हैं कि पुअर्स को तुम ब्लेम मत करो उनकी इस हालत के लिए, तुमने ही उन्हें जो है आगे नहीं आने दिया। और पॉइंट ने यहाँ ये भी बताया था कि डेथ जो है लाइफ का लास्ट जो ट्रूथ है, लाइफ का एंड है जो सबको आता ही है। सो ये था पोएम का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे की पॉइंट डिस्कस करेंगे।